जय हिंद क्लास 11। आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? एक ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है। कब? उसके पोजीशन चेंज करने से या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से। अब क्वेश्चन आता है कि सर मैं इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक, क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी आई? सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई, ठीक है ना। और यदि मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेके यहां तक पोजीशन चेंज किया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब सर पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई? एक तो पहला बात हुआ कि सर वर्क डन करने से, कोई भी वर्क डन करने से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, पहली बात। और दूसरी बात, सर वर्क डन तो इसमें ये भी हो रहा है, हमने फोर्स लगाया इस बॉडी पर, तो बॉडी में क्या हुआ? सर बॉडी डिस्प्लेस हो गई, यानी कि वर्क डन तो हुआ। तो अब इन दो कंडीशन में पहला कंडीशन ये था कि सर आपने बताया कि वर्क डन करने से बॉडी में किसके फॉर्म में स्टोर हो जाती है एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। बट यहां तो वर्क डन करने से बॉडी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं हुई। अब थोड़ा देखना बेटा, दोबारा से देखना इस चीज को। यदि मैंने यहां पर इस ऑब्जेक्ट में वर्क डन किया तो बॉडी डिस्प्लेस हुई? सर हाँ हुई डिस्प्लेस। सब जब डिस्प्लेस हुई बॉडी तो बॉडी में क्या हुआ होगा? सर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई होगी। पहले u 0 था, अब इसमें v आ गई होगी। तो बेटा डिस्प्लेस करने के बाद इसमें कौन सी एनर्जी आई है? काइनेटिक एनर्जी। यही तो वर्ड मैंने बोला कि भैया वर्क डन हमेशा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वर्क डन, यहां पर वर्क डन किया मैंने, किसके फॉर्म में चेंज हुआ? सर एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि दो पहले 0 एनर्जी, इसमें कौन सी एनर्जी, फिर क्या होगा? v होगा। इससे कुछ ना कुछ मास है, एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv²। अब बेटा देखना, अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस पोजीशन से इस पोजीशन में ले गए, ठीक है ना। तो सर आपने वर्क डन किया, यानी कि आपने हाफ mv² एनर्जी इसको दी होगी, क्योंकि वर्क डन कर दिया मैंने, डिस्प्लेस तो हुआ बॉडी यहां पर। अब यहां पर आके रुक गई बॉडी। अब क्या इसमें कोई एनर्जी, वो हाफ mv² कहां गई? वो किसके फॉर्म में स्टोर हो गई बेटा? इसके पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। दोबारा इस चीज को समझना, बहुत थोड़ा टिपिकल होता जा रहा है यहाँ पे। यदि मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेके यहां डिस्प्लेस कर दिया तो इसमें हो गई काइनेटिक एनर्जी। यदि मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से तक ले गया तो वर्क डन तो कर दिया, अब वो वर्क डन कहां चला गया? बर्बाद तो ना हुआ होगा, किसके फॉर्म में स्टोर हो गया है? इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना कि वर्क डन से हमेशा एनर्जी बन रही है, वर्क डन से हमेशा एनर्जी बन रही है। यदि बॉडी लीनियर डिस्प्लेस हो रही है तो उसमें उसके वेलोसिटी में चेंज हो रही है और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दिख रही है, तो या फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, या फिर यदि आपने ऊपर कर दिया और हमें बॉडी को रोक लिया ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब एक बात दूसरी समझ में आ गई हमारे पास कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसे हो रही थी? वो ऑब्जेक्ट को वर्टिकल अपवर्ड यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। तो क्या क्वेश्चन एक और आ सकता है कि सर क्या कभी भी हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाएंगे तभी बनेगी? अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। सर पोटेंशियल एनर्जी एक और बन रही है। पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में। आपने धनुष बाण लिया, धनुष बाण की स्ट्रिंग खींची आपने, जब स्ट्रिंग खींची तो क्या होगा? स्ट्रिंग खींचने से धनुष बाण की हम बात करें, धनुष बाण में तो इस तरह से स्ट्रिंग होती है और इस स्ट्रिंग को जब हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा? उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से जो एनर्जी स्टोर हुई, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन यदि क्या हुआ, मैं क्या किया? सर आपने वर्क डन किया और वर्क डन करने से इसमें क्या हुआ? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से जो एनर्जी इस धनुष बाण में वो एंड एरो में स्टोर हुई तो वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज बात। अब एक चीज और समझाते हैं। सर क्या हमेशा यदि मैं एक ऑब्जेक्ट को, इस m नाम के मास वाले ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ले जा रहा हूं, क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? एक कंडीशन में हो जाएगी, यदि इस मास को मैं एक स्प्रिंग से अटैच कर दूं, अब क्या हुआ? सर आपने इसको एक्सटेंड कर दिया तो स्प्रिंग क्या करेगी? खींचेगी, और स्प्रिंग खिंच जाएगी तो अब स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी आ गई? सर स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि सर आपने स्प्रिंग का कन्फ्यूजन चेंज कर डाला। पहले स्प्रिंग का कन्फ्यूजन बहुत सारे, यहाँ पे जो आप जो हेलिकल देख रहे हैं, हेलिक्स देख रहे हैं, आपको बता देता हूं दोबारा से, इसको हेलिक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हेलिक्स? बेटा एक तो होता सर्किल, ठीक है ना,
सर्किल में एक पॉइंट, देखो समझना इस चीज को, इसको भी समझ लेना, जिस सर्किल है एक पॉइंट शुरू हुआ और जाके उसी पे टच हो गया, इसे हमने बोल दिया सर्किल, ठीक है ना। यदि इसी सर्किल में आपने देखा होगा, यदि इस तरह से ऐसे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट उसके फर्स्ट पॉइंट से टच नहीं है, तो इस वाले शेप को हम बोलते हैं हेलिकल शेप। क्या बोलते हैं? हेलिकल शेप। तो स्प्रिंग में जो शेप है वो आपका कौन सा शेप है? हेलिकल शेप है। तो इस क्लास में आपको डिटेल में पढ़ना होगा इसको, हेलिकल शेप को। तो इसमें क्या होगा? हेलिकल शेप का चेंज होगा। तो अब दूसरी बात आपको समझ में आई कि सर स्प्रिंग में हमेशा कौन सी एनर्जी होती है? सर स्प्रिंग में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब एक चीज और समझानी है मुझे स्प्रिंग पर, आगे बात तो स्प्रिंग पर मुझे एक चीज और समझानी है मुझे। मैंने इस स्प्रिंग को ये स्प्रिंग है मेरे पास ऐसे, ठीक है ना। इस स्प्रिंग को, इसमें m मास है, मैंने इस जगह पर खींचा, m मास को मैं एक्सटेंड करके ले आया इस जगह पर। लेकिन देखना, मैं डायरेक्ट सीधा खींच के नहीं लाया, मैंने स्प्रिंग को पहले इस सर्कुलर पाथ में m को मैंने ऐसे लिया और ऐसे खींचा, या फिर मैंने ऐसे खींचा, फिर मैं लेके आया, ठीक है ना। मैंने स्प्रिंग को डायरेक्ट सीधा नहीं खींचा, मैंने कैसे खींचा? इसको लिया और ऐसे खींचा, या फिर स्प्रिंग को जो मेरा m मास था उसको मैंने नीचे घुमा के ऐसे नहीं खींचा। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्प्रिंग तो खींच सकती है, कहीं भी खींच सकती है। मैंने इसको लिया, इस तरफ नीचे की तरफ फोल्ड किया और फिर इसको खींच ले गया, ठीक है। या फिर मैंने इसको लिया होगा, ऊपर तरफ लिया होगा और फिर खींच के ले गया होगा। आप क्या देख रहे हो? देखना है चीज को। या फिर एक चीज और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल और ले रहा हूं आपके लिए कि बेटा मेरे पास एक डस्टर है, चलो डस्टर ये रख देता हूं, ये मेरा डस्टर है, ठीक है ना। मैं डस्टर को इस ऊंचाई पर ले जाऊंगा, इस ऊंचाई पर ले जाऊंगा, ठीक है ना। इस डस्टर को मैं इस ऊंचाई पर ले जाऊंगा, बट मैं इस रास्ते से ले जा रहा हूं, या फिर मैं इस डस्टर को ले जा रहा हूं पर इस रास्ते से ले जा रहा हूं, और एक मेरा इस रास्ते से ले गया। मैं इस डस्टर को 3 रास्तों से इस बोर्ड की h हाइट पर ले गया, ठीक है। मैं हाइट लिख देता हूं, ठीक है ना। h हाइट पर ले गया, या फिर मैंने डिस्प्लेस कर दिया, यहां से मैंने कर रखा था, इसको मैंने h डिस्प्लेसमेंट दे मारा यहां से, ठीक है ना, h डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अब एक छोटी सी बात है कि सर आप रास्ते से चेंज करते गए, बट हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है। सर यहाँ तो पाथ का इंडिपेंडेंट है, पाथ से कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ से ले गए थे तब भी उसको कहीं रास्ते की लंबाई की बात नहीं कही थी, ठीक है ना। आप यहाँ से ले गए थे तब भी आपको क्या रास्ते की लंबाई के बारे में बात नहीं करी गई थी। अब जब रास्ते की लंबाई के बारे में बात नहीं करी जाए, रास्ते की लेंथ के बारे में बात नहीं कही जाए, तो वहां पर हम आपको बता देते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, जहां कहीं पर भी रास्ते की लंबाई की और रास्ते की लेंथ की बात ना हो, उस जगह पर आपका कंजर्वेटिव, दोबारा बोल रहा हूं, मैं एक बार और समझाता हूं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है ना, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है ना, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव हमेशा नॉट पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। कंजर्वेटिव हमेशा कैसा होगा? नॉट पाथ डिपेंडेंट। तो देखना पोटेंशियल एनर्जी कैसी है भैया? पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है, तो किस नेचर में होगी? कंजर्वेटिव नेचर में होगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? हमेशा कंजर्वेटिव नेचर में होती है, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि हमें किस चीज से मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी में? सर हमें पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है सर इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना, xi इनिशियल, और सर आपने डिस्प्लेस कितना कर दिया? x फाइनल, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको केवल 2 पॉइंट से आपको ध्यान रखना है कि सर हाइट चेंज हुई है, तो हाइट से हमें मतलब नहीं किस रास्ते से चेंज हुई है, हमें मतलब कितना है, कितनी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, सर आपने स्प्रिंग खींची, कितने सेंटीमीटर एलोंगेट कर दिया, कितने सेंटीमीटर कंप्रेस कर दी, स्प्रिंग को कंप्रेस भी किया जा सकता है, कितने सेंटीमीटर कंप्रेस कर दी, ठीक है ना। तो इस पर डिपेंड करेगा, ऐसा इस पर कभी डिपेंड नहीं करेगा कि आपने किस तरीके से डिपेंड किया, हम कंप्रेस करिए या फिर किस तरीके से आपने उसको एलोंगेट किया। बात समझ में आ गई ना। तो हमें रास्ते की लंबाई से, कई बार क्वेश्चनों में लिखा होता है कि एक बंदा, ठीक है ना, स्टेयर्स पर चढ़ रहा है, ठीक है ना, स्टेयर्स पे चढ़ रहा है, ध्यान रखना, दोबारा बार बोल रहा हूं मैं, एक बंदा क्या कर रहा है? स्टेयर्स पे चढ़ रहा है, ठीक है।
अब स्टेयर्स पर उसमें लिखा होगा स्टेयर की लेंथ है 1 मीटर और स्टेयर की जो हाइट है वो हाफ मीटर है, ठीक है ना। वो 10 स्टेयर चढ़ गया, उसमें पोटेंशियल, उसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो गई, कितनी एनर्जी स्टोर हो गई। तो अब कंफ्यूजन होता है सर 1 मीटर की स्टेयर है और फिर एक स्टेप ऊपर बढ़ा, यानी कि आधा मीटर पर चढ़ा, फिर एक स्टेप की हो गई, फिर आधा मीटर चढ़ा। तो बेटा ध्यान रखना है ऐसे कंडीशन में कि उसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी, भले वो कितना किलोमीटर हमें आगे मतलब चल जाए, उससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, वो अप स्टेयर्स कितना चढ़ रहा है, ठीक है ना। हमें उसको रास्ते को नहीं देखना कि वो सर डायनो चल रहा है कि चल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें कितना मतलब है सर, वो 10 स्टेयर्स की बात कर रहा है और एक स्टेयर कितने की थी हमारे पास, 0.5 मीटर की थी सर, वो स्टेयर पर 5 मीटर ऊपर चला गया, ठीक है ना। उसका मास यदि मान लो 70 kg है तो हम निकाल सकते हैं उसके पास कितनी एनर्जी आती है, ठीक है। इसलिए समझ में आए कहानी। एक एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन और भी आता है, एक इस टाइप का क्वेश्चन और भी आता है एनसीईआरटी में, और वो क्वेश्चन है आपका कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 100 मीटर हाइट पर है, ठीक है ना। यहां से वो फॉल करता है, ठीक है ना, और 60 मीटर फॉल कर जाता है, 60 मीटर फॉल कर जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 60 मीटर फॉल करने के बाद वो किसी क्यू पॉइंट पर पहुंच रहा है, वो किसी क्यू पॉइंट पर पहुंच रहा है और इस पॉइंट पर आपसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी पूछी गई, ठीक है ना। इस चीज को आपको क्या ध्यान रखना है कि 60 मीटर वो फॉल कर गया तो इसकी हाइट यहाँ पर कितनी होगी, 40 मीटर, ठीक है ना। इन चीजों को ध्यान रखना है कि वो चला कितना। अब देखो तो 60 मीटर चला, उससे तो उसमें आ होगी काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि सर मोशन में आ गया और मोशन में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ से फ्री फॉल 0 था, यहाँ पर वेलोसिटी लगा देंगे आराम से, ठीक है ना। हम v निकालेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर यदि हम 40 हाइट पर है तो यहाँ से कौन सी एनर्जी आएगी, यहाँ से कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और फिर उनको सम करेंगे तो टोटल एनर्जी निकल आएगी, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन पे आएंगे बात करेंगे। फिलहाल तो आपको समझ में आ गया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हमेशा वर्क डन से स्टोर हो जाती है, ठीक है। किसके फॉर्म में स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। और दूसरी बात, पोटेंशियल बनती कैसे है, पोजीशन चेंज करने से और कॉन्फ़िगरेशन से, पोजीशन से और कॉन्फ़िगरेशन से। पोटेंशियल एनर्जी यदि हाइट पर जाके चेंज हो रही है तो उसमें फॉर्मूला होता है mgh, जी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सर पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या है। पोटेंशियल यूनिट जो आपको पता है पहले कि सभी की यूनिट होती है सेम ही होगी एनर्जी की यूनिट, और वो कितनी होगी, जूल होगी, ठीक है ना। चलिए भाई अब मेरा क्वेश्चन है एक थोड़ा सा, मैं अब आ रहा हूं अपने 11th क्लास के, जो 9th क्लास की मैंने आपको रिव्यू करा दिया था। 11th क्लास में एक नया टॉपिक है कि भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोबारा से बोल रहा हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू किसके इक्वल बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। या फिर हमें बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किसके इक्वल होता है। बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन के इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी मतलब सर उसमें ना काइनेटिक एनर्जी में और ना पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, दोनों को सम कर दिया जाए। दोबारा सुनना, दोबारा बोल रहा हूं मैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज इन टोटल एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू 0। चेंज इन टोटल एनर्जी मतलब क्या है, हमेशा एनर्जी कंजर्व रहती है किसी बॉडी में। सम ऑफ, यदि मैं कहूं यहां पर कि सर इस बॉडी की बात करूं, कोई बॉडी है मेरे पास, तो इस बॉडी में यहां पर, ठीक है, यहां पर और यहां पर और यहां पर मैं कई पॉइंट ले लूं इसके, तो हर पॉइंट पर 1 2 3 4 5 जितने पॉइंट लूंगा, हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी की बात करूं तो सेम निकलेगी। रूल तो ये कहता है, रूल क्या कहता है, यदि किसी बॉडी को आप n नंबर ऑफ पॉइंट में, यदि वो एक हाइट से दूसरी हाइट, तीसरी हाइट, चौथी हाइट या पांचवी हाइट पे जाते हैं, तो सभी पॉइंटों पर 1 2 3 4 5 सभी पॉइंटों पर क्या रहेगी, हाइट सॉरी एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है ना। अभी मैं प्रूव भी कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, एनर्जी कैसे रहेगी, सेम रहेगी। तो जब सेम रहेगी इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं हो रहा, कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है, यानी कि मैं दोबारा से आपको चीज को कंफ्यूजन है आपको
तो मैं इसको पहले यहाँ पे प्रूव भी कर देता हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो। एक m नाम का मास है m, ऑब्जेक्ट उसका m है, इस पॉइंट पर है जमीन से h हाइट पर। कितने हाइट पर बेटा? h हाइट पर है। यहाँ पर यदि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सर, पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, मैं लिख देता हूँ mgh। आई थिंक किसी को उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना, कि सर यदि कोई ऑब्जेक्ट जमीन से h हाइट पर है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी है mgh। बेटा मैं टकराने से 1 सेकंड पहले की बात कर रहा हूँ, टकराने से 1 सेकंड पहले यदि मैं प्रूव कर दूं कि यहाँ पर भी एनर्जी mgh है, तो आप कह दोगे सर एनर्जी कंजर्व रहती है। बात तो यही है। देखो टकराने से 1 सेकंड पहले, जस्ट टकराने से पहले ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होगी, यदि वो यहाँ पर एनर्जी भी mgh आ जाए तो आप कह दोगे सर एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। जब एनर्जी कंजर्व है इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी के चेंज में कोई अंतर होगा ही नहीं। चलो उसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर mgh आ रही है कि नहीं आ रही है। सर आपने कहा कि बॉडी यहाँ से तक गिर रही है और जमीन पर टकराई नहीं है, इसमें क्या होगी? पक्का वेलोसिटी होगी, और जब वेलोसिटी होगी तो आपको पता है सर यहाँ पर तो सर काइनेटिक एनर्जी हो रही होगी m12 mv²। ठीक है ना। आपको कह रहा है यहाँ पर एनर्जी mgh निकलनी चाहिए। mgh कैसे निकलेगी? आप थोड़ा देखना, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन में पता है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन आपकी होती है v² = u² + 2as। यही पढ़ा है आपने। बॉडी यहां से फ्री फॉल हो रही है तो u कितना है? 0, ठीक है। a कितना है? g, और s कितना है? h। तो दोबारा याद रख रहा हूं, v² = 2gh। और यदि मैं 2gh यहाँ v² पर रख दूं तो मैं क्या निकलूंगा? m1/2 × 2gh, मुझे 2 कटा mgh। दिख गया? यानी कि पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट पर भी एनर्जी कितनी सर? mgh। और टकराने से जस्ट 1 सेकंड पहले बॉडी में एनर्जी कितनी? mgh। यानी कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रह रही, चेंज नहीं हो रही है। यानी कि टोटल एनर्जी हमेशा चेंज नहीं होती, जितनी है उतनी रहती है। यानी कि चेंज इन टोटल एनर्जी जो इक्वल टू 0। यहाँ से प्रूव भी हो गया कि सर चेंज इन टोटल एनर्जी जो कितनी है, यहाँ पर एनर्जी mgh, यहाँ पर एनर्जी mgh, चेंज कितना हुआ? 0। डन। तो चेंज इन टोटल एनर्जी इक्वल टू 0। यदि मैं इसको फॉर्म को ऐसा लिख सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। मैंने किसको किया? टोटल एनर्जी को 2 फॉर्म में चेंज कर दिया, और पहला फॉर्म था मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम ऑलरेडी जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। और इसको मैं इसको यहाँ पर भेज दें तो मैं क्या आता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव का वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन। और यहां से मैं प्रूव कर दिया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन। डन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा स्प्रिंग वाला, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, ठीक है।